मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के विषय में बताया था कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक किसे कहते हैं, उनकी शैक्षिक व्यवस्था के विषय में बताया था, उनकी समस्याओं के विषय में बताया था, उनके लिए शिक्षा प्रबंध की व्यवस्था के विषय में बताया था, लोगों का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है, इन सभी पहलुओं पे हमने आपको लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। उनके लक्षण, विशेषताएं, समस्याएं, इन सभी पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला था। आज हम एक नए टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वह नया टॉपिक है श्रवण बाधित बालक। तो सबसे पहले श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि श्रवण शब्द से ही इसके अर्थ का बोध हो रहा है, श्रवण बाधित बालक वह बालक है जिनमें सुनने की अक्षमता पाई जाती हो, जो सुन नहीं सकते हों। ऐसे बालक जिनमें सुनने की क्षमता न हो या उन्हें सुनाई नहीं पड़ता हो, वे प्रमुख रूप से श्रवण विकलांग बालक कहे जाते हैं। बाधित शब्द का तब उपयोग किया जाता है जब बालक बोलने से पहले अपने सुनने की क्षमता खो देता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि दुर्घटना या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण बालक बोल तो सकता है लेकिन सुन नहीं सकता है। उसके सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। परिणामतः बालक पूर्ण रूप से बहरा हो जाता है। इसी को श्रवण बाधिता के रूप में हम जानते हैं। श्रवण बाधित बालकों को क्यों सुनने की क्षमता इतना प्रभाव डालती है? इसका सबसे पहला कारण होता है बच्चे, क्योंकि श्रवण यानी सुनने की क्षमता ही मौखिक संदेश व भाषा विकास का प्रमुख ज्ञानेंद्रिय मार्ग है। जब किसी बालक के श्रवण अंगों में कोई दोष उत्पन्न होता है या उसे श्रवण बाधिता या कोई बीमारी होती है, तब वह श्रवण बाधिता या विकलांगता की श्रेणी में आता है। यह दोष कान के बाहर, अंदर, मध्य कहीं भी हो सकता है। श्रवण बाधिता से बालक सुनने में असमर्थ होगा, और जब वह सुनने में असमर्थ होता है, जिसे हम श्रवण असमर्थता कहते हैं, तो वह दूसरे की भाषा को समझेगा कैसे? मुख्य माध्यम है। व्यक्ति के विचारों, भावनाओं को समझने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है, और संप्रेषण का मुख्य आधार श्रवण यानी ध्वनि का होना अत्यंत आवश्यक है। तो मौखिक संदेश व भाषा विकास का प्रमुख ज्ञानेंद्रिय मार्ग श्रवण होता है, और अगर इसी में अक्षमता पाई जाती है तो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास कैसे होगा? साधारणतः यह देखा जाता है, सामान्य रूप से अक्सर
यह पाया जाता है कि श्रवण बाधित बालकों में वाणी दोष भी होता है। अब हम आते हैं श्रवण बाधिता का अर्थ एवं परिभाषा। श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है, हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले श्रवण बाधिता का अर्थ जानने के लिए हम ये जानते हैं कि श्रवण बाधित बालक वे बालक हैं जिनके सुनने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। ऐसे बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। सभी बालकों की श्रवण बाधिता की क्षमता समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं वे अन्य बालकों की अपेक्षा गंभीर का संबंध अक्सर उन बालकों से होता है जो बहरे होने के साथ साथ गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्वनि को कभी भी नहीं सीखा सुना। भाषा सीखने से पहले में यही आता है बच्चों कि जिनमें श्रवण शक्ति जन्म के समय अथवा भाषा एवं वाणी का विकास से पहले ही हो जाती है, उनके श्रवण विकलांगता या ध्वनि विकलांगता की पहचान उनकी वाणी विकास भाषा संप्रेषण से पहले ही हो जाती है। तो अक्सर ये बालक बहरे होने के साथ साथ गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने ध्वनि को कभी भी सुना ही नहीं है, तो वह भाषा सीखने की बात ही नहीं आती है। इसीलिए यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि भाषा सीखने से पहले की स्थिति। नेक्स्ट आता है भाषा सीखने के पश्चात। इसके अंतर्गत बच्चों वो लोग आते हैं जो पैदा तो सामान्य श्रवण संवेदना के साथ हुए हैं एवं भाषा व वाणी भी अर्जित कर चुके हैं, संप्रेषण की क्रिया भी आरंभ कर चुके हैं। ये बालक थोड़ा बहुत बोल भी पाते हैं, किंतु इन्हें संप्रेषण में कठिनाई अनुभव होती है और यह संप्रेषण इनको भविष्य में ये भाषा के गलत उपयोग संबंधी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संप्रेषण एवं भविष्य में भाषा के गलत उपयोग संबंधी इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पे यह शब्दावली ही दर्शा दे रही है बच्चों, भाषा सीखने के पश्चात, कि व्यक्ति अपनी शेष श्रवण क्षमता का उपयोग किस प्रकार वह कितना कर सकेगा। साथ में यह भी तय करा रही है कि बालक भविष्य में किस प्रकार एवं कैसी व कितनी गंभीर समस्याओं का सामना कर सकता है इन ध्वनि विकलांगता के कारण। क्यों? क्योंकि संप्रेषण भावनाओं, विचारों और अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का सरल और सार्थक माध्यम है, लेकिन इन बच्चों में यही संप्रेषण भविष्य में भाषा के गलत उपयोग का कारण बन जाता है, जिनसे इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आता है बच्चों चिकित्सकीय दृष्टिकोण के आधार पर
के आधार पर, चिकित्सकीय दृष्टिकोण के आधार पर, अर्थात चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, चिकित्सालयों में, अस्पतालों में जो डॉक्टर, जो परामर्श है, जो विशेषज्ञ हैं, उनके आधार पर, श्रवण विशेषज्ञों के आधार पे हम विकलांगता, श्रवण विकलांगता को निर्धारित करते हैं। इनमें शारीरिक लक्षणों, कारकों एवं श्रवण क्षमता की मात्रा को श्रवण बाधिता के वर्गीकरण का आधार मानते हैं। श्रवण बाधिता के वर्गीकरण का आधार मानते हैं। हम बालक के शारीरिक लक्षणों, कारकों एवं श्रवण क्षमता के आधार पे उनका वर्गीकरण करते हैं और इसके अनुसार श्रवण बाधिता को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले श्रवण क्षति की प्रकृति के आधार पर, श्रवण क्षति की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस प्रकार श्रवण विकलांग बालक या तो बहुत कम सुनते हैं या पूर्णतः सुन नहीं पाते हैं। वे बहरे होते हैं, जिनके सुनने की क्षमता या तो कम होती है या बहुत कम उनको सुनाई देता है या आंशिक रूप से सुनाई देता है, पूर्णतः ही उनको सुनाई नहीं देता है। वे बहरे कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस कम सुनने वाले बालक वे हैं जो श्रवण क्षमता को एक निश्चित सीमा तक खो देते हैं। ऐसे बालक तीव्रता से की गई ध्वनि अथवा बोली गई आवाज को सुन सकते हैं। तीव्र आवाज सुनने के लिए उन्हें श्रवण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण यंत्र की सहायता से ये आवाज को और भी अच्छी प्रकार से सुन लेते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य स्कूलों में तथा सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने में कठिनाई नहीं आती है। ऐसे अधिकांश बालक सामान्य शिक्षा कक्ष में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गंभीर श्रवण बाधिता बालक वे बालक हैं जिन्हें हम बहुत तेज आवाज में बोलते भी हैं बच्चों, फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं, वो सुनने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट प्रविधियों द्वारा प्रारंभिक निपुणता की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात बालकों को सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश कराया जा सकता है तथा शिक्षा पाने के लिए उन्हें श्रवण यंत्र सुनने तथा कार्य करने में सहायता उत्पन्न करती है। जो ये था श्रवण बाधिता का अर्थ। अब आता है श्रवण बाधिता की परिभाषा। अगर देखा जाए बच्चों तो श्रवण बाधिता की कोई न्याय संगत, संपूर्ण एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जब हम सामान्य श्रवण सक्षम व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उनकी वाणी सुनने एवं समझने की क्षमता से होता है, अर्थात दैनिक जीवन चर्या में उसे वाणी को सुनने, समझने व व्याख्या करने के लिए एक सामान्य श्रव्य सक्षम व्यक्ति को सुनने के लिए किसी विशेष उपकरण एवं
तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जो सामान्य है। हम इसके लिए कोई विशेष परिभाषा नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्हें वाणी को समझने और श्रवण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो न वाणी को समझ पाते हैं न श्रवण क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। उन्हें कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन विशेष उपकरणों के आधार पर, उन विशेष उपकरणों की मदद से वे वाणी को सुनकर समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस प्रकार श्रवण बाधिता को परिभाषित करने के दो मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला बहरापन और दूसरा है ऊंचा या कम सुनने वाला। तो ये दोनों श्रेणियां बहरापन, ऊंचा या कम सुनने वाला, ये दो श्रेणियों की श्रवण बाधिता को अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। ये भिन्न दृष्टिकोण, चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर होता है, क्योंकि श्रवण बाधिता को दो भागों में बांटा गया। पहला था बहरापन और दूसरा था ऊंचा या कम सुनना। तो दोनों श्रेणियों की श्रवण बाधितता को अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने हिसाब से परिभाषित किया, जिसमें विशेषज्ञों के आधार पर श्रवण बाधिता दो प्रकार की हुई। पहला चिकित्सकीय दृष्टिकोण। चिकित्सकीय दृष्टिकोण बच्चों, जिसमें प्रमुख रूप से श्रवण की मात्रा को मापने पर आधारित है। श्रव्य संवेदनाएं डेसिबल की इकाई में नापी जाती हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, श्रव्य संवेदनाएं डेसिबल की इकाई में नापी जाती हैं। 0 डेसिबल का अर्थ है वह बिंदु जिस पर सामान्य श्रवण क्षमता वाला व्यक्ति अधिकतम धीमी ध्वनि को पहचान सकता है। 0 डेसिबल का अर्थ है वह बिंदु जिस पर सामान्य श्रवण क्षमता वाला व्यक्ति अधिकतम धीमी ध्वनि को पहचान सकता है। यह सामान्य रूप से जो बालक हैं, जिनको ध्वनि विकलांगता नहीं है, वह 0 डेसिबल की बातों को यानी धीमी गति की बातों को आराम से सुन सकते हैं। डेसिबल का प्रत्येक बढ़ता अंक, जैसे जैसे सुनने के बाद से जैसे अंक बढ़ता जाता है, डेसिबल का प्रत्येक बढ़ता अंक जैसे जैसे अंक बढ़ेगा, श्रवण हानि की निश्चित मात्रा दर्शाती है। सामान्य तथा 25 डेसिबल तक की श्रवण क्षति को सामान्य श्रवण क्षमता माना जाता है। उससे अधिक की श्रवण क्षमता की क्षति सौम्य से गंभीर श्रेणी की श्रवण बाधिता दर्शाती है।
बच्चों 25 डेसिबल तक की श्रवण क्षति को सामान्य श्रवण क्षमता के रूप में हम जानते हैं, लेकिन इससे अधिक अगर श्रवण क्षमता होती है तो इसे सौम्य या गंभीर श्रवण बाधिता के रूप में जानते हैं। और इससे भी ज्यादा 60 डेसिबल वाले, सबसे कम 60 डेसिबल या उससे भी अधिक की श्रवण हानि 25 से ऊपर जब हम जाते हैं और 60 तक पहुंचे हैं, उससे भी अधिक की श्रवण हानि बहरेपन की श्रेणी में आता है। इस 60 डेसिबल से अधिक श्रवण हानि बहरेपन की श्रेणी में आता है या उससे कम को ऊंचा या कम सुनने वाले की श्रेणी में लाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम सुनने की क्षमता डेसिबल के आधार पे आंक सकते हैं, और यह चिकित्सीय माध्यम द्वारा निर्देशित किया गया है कि 0 डेसिबल है तो धीमी आवाज की बात भी वो सुनने लेगा, लेकिन जैसे जैसे इन डेसिबल की मात्राएं अंक बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इन डेसिबल का अंक बढ़ता जाता है, सुनने की क्षमता कम होती जाती है। 25 डेसिबल तक सौम्य एवं गंभीर श्रवण बाधिता दर्शाती है, लेकिन इससे ऊपर 60 डेसिबल या उससे अधिक की श्रवण हानि बहरेपन की श्रेणी में आती है, जिससे बालक को कम या ऊंचा सुनने वाले की श्रेणी में हम ला सकते हैं। ये तो बच्चों चिकित्सीय दृष्टिकोण हुआ। अब आता है सचकीय दृष्टिकोण। अब आता है सचकीय दृष्टिकोण। चिकित्सा के आधार पे हमने डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मानक के अनुसार अभिव्यक्त किया, जिन्होंने डेसिबल के आधार पे श्रवण विकलांगता को निर्धारित किया। सचकीय दृष्टिकोण के आधार पे इस दृष्टिकोण वाले विशेषज्ञों की प्रमुख चिंता यह है कि श्रवण हानि बच्चे की बोलने एवं भाषा के विकास को कितना प्रभावित करती है। सचकीय दृष्टिकोण के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी प्रमुख चिंता यही रहती है कि श्रवण हानि बच्चे के बोलने एवं भाषा विकास को कितना प्रभावित करती है, क्योंकि श्रवण क्षति एवं भाषा विकास में विलंब का गहरा संबंध है। बच्चा सुनता है, तब समझता है और तभी बोलता है, लेकिन जब श्रवण हानि है यानी श्रवण दोष है तो बच्चे के बोलने एवं भाषा विकास को भी प्रभावित करती है। इसीलिए श्रवण क्षति एवं भाषा विकास में विलंब का गहरा संबंध कहा जा रहा है कि जब बच्चा सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो उसके भाषा का विकास बहुत देर से होगा। अतः इन विशेषज्ञों ने मौखिकीय क्षमता के आधार पर श्रवण बाधिता को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इसमें बिल मैकनेल एवं न्यूमैन ने के अनुसार बिल मैकनेल एवं न्यूमैन के अनुसार श्रवण बाधिता एक व्यापक शब्द है जो सौम्य से अत्यधिक गंभीरता को दर्शाता है। इसमें बहरापन एवं लगभग बहरा ये उपविभाग शामिल होते हैं। अब आता है बच्चों श्रवण बाधिता का वर्गीकरण। श्रवण बाधिता का वर्गीकरण।
श्रवण बाधिता को हम अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं और अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि श्रवण हानि किसी भी उम्र, किसी भी समय एवं किसी भी कारक से हो सकती है, चाहे वह जन्मजात हो या बाद में संक्रमण के कारण हो या चोट लगने के कारण हो या दुर्घटना या अन्य वातावरणीय कारकों से हो सकती है। इसलिए शिक्षा शास्त्री एवं चिकित्सक इसे अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। इनके लिए इन्होंने 2 प्रकार के दृष्टिकोण दिए। सबसे पहला आता है शैक्षिक दृष्टिकोण। सबसे पहला क्या आता है? शैक्षिक दृष्टिकोण। शिक्षा शास्त्री क्षति उत्पन्न होने एवं बच्चे के विकास को आधार मानकर ध्वनि विकलांगता या श्रवण क्षति उत्पन्न होने एवं बच्चे के विकास को आधार मानकर श्रवण बाधिता को 2 भागों में बांटते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी श्रवण बाधिता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभ होने की उम्र के आधार पर। सबसे पहला आता है आरंभ होने की उम्र के आधार पर। आरंभ होने की उम्र के आधार पर भी श्रवण क्षमता क्षतिग्रस्त होने उम्र के आधार पर भी इन्हें 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है जन्मजात। पहला क्या है? जन्मजात, अर्थात जिन बालकों में जन्म से ही आनुवंशिक कारणों अथवा गर्भावस्था में भ्रूण विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। बहुत सारे बालक, या कह लीजिए कुछ बालकों में विशेषकर आनुवंशिक कारणों की वजह से भी उनके अंदर यह अक्षमता होती है, उनकी श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। कभी कभी आनुवंशिकता के आधार पे, कभी कभी गर्भावस्था में भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले दशाएं, जैसे माँ को संपूर्ण भोजन न मिल पाना, पौष्टिक आहार का न मिलना, माता को गर्भावस्था के दौरान चोट का लग जाना, और इसके साथ साथ माता का मदिरापान या मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये सभी कारण भी हम बच्चे की विकलांगता के रूप में देख सकते हैं। इसलिए जन्मजात कारणों में आनुवंशिक कारणों के साथ साथ गर्भावस्था में भ्रूण के विकास को प्रभावित करने के जितने भी कारक हैं, चाहे माँ का गर्भ अवस्था में होने पर चोट लग जाना, कुपोषण का शिकार हो जाना, अत्यधिक लंबी बीमारी का होना, संपूर्ण पौष्टिक आहारों का न मिलना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, इन कारकों की वजह से भी श्रवण क्षमता प्रभावित होती है, जिसे हम जन्मजात श्रवण क्षमता के आधार पर जानते हैं। दूसरा आता है बच्चों
आकस्मिक अथवा जन्म के पश्चात ध्वनि विकलांगता। बच्चा जो पैदा हुआ है बच्चों बहुत सामान्य है, उसके सुनने की क्षमता भी अच्छी है, वह सामान्य बालकों के समान व्यवहार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, संपूर्ण परिस्थितियां सकारात्मक रूप में हैं, शिक्षा की क्रियाओं में भाग ले रहा है, उसका जीवन आशावादिता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसकी सुनने की क्षमता में कमी आई और वह श्रवण विकलांगता की श्रेणी में आया? तो आकस्मिक अथवा जन्म के पश्चात में वे बच्चे जो पैदा तो सामान्य होते हैं, श्रवण क्षमता भी सामान्य बालकों के समान पैदा भी होते हैं, सामान्य क्षमता भी रखते हैं, लेकिन उनमें श्रवण बाधिता जन्म के पश्चात पाई जाती है। जन्म के पश्चात जब श्रवण बाधिता पाई जाती है तब किसी बीमारी, दुर्घटना या अन्य किसी कारक के परिणाम स्वरूप उनकी श्रवण संवेदना क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से उनके सुनने की क्षमता में कमी आती है और वह ध्वनि विकलांगों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आता है बच्चों दूसरा श्रवण बाधिता के वर्गीकरण में। बच्चों आपने अभी शैक्षिक दृष्टिकोण, श्रवण बाधिता के वर्गीकरण में दो आधार थे। शैक्षिक दृष्टिकोण, जिसमें पहला था शैक्षिक दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत शैक्षिक दृष्टिकोण को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला आरंभ होने की उम्र के आधार पर, और आरंभ होने की उम्र के आधार को भी दो भागों में बांटा गया था, जन्मजात और आंशिक। अब दूसरा आता है, आरंभ होने की उम्र के आधार पर दूसरा आ रहा है भाषा अधिग्रहण की स्थिति के आधार पर। भाषा अधिग्रहण की स्थिति के आधार पर, भाषा अधिग्रहण स्थिति के आधार पे सबसे पहला आता है भाषा सीखने से पहले, अर्थात जब बच्चा भाषा सीखने से पहले का यहां तात्पर्य है कि जन्म के समय ही बच्चे की श्रवण बाधिता का पहचान करना। इस प्रकार का संबंध उन बच्चों से है। श्रवण क्षति की प्रकृति के आधार पे श्रवण बालकों को विभाजित किया गया है। पहला आता है चलित श्रवण बाधिता। चलित श्रवण बाधिता क्या होती है बच्चों? सबसे पहले इसको जानना है। कार्यात्मक रूप से जब बाह्य कान एवं मध्यम कान में रुकावट के कारण ध्वनि तरंगे आंतरिक कान तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये रुकावटें बाह्य कान का पूर्ण न बने होना या कान में अत्यधिक मैल होना, बाह्य वस्तुओं का कान में जाना, कान में संक्रमण, कर्णपटल में छेद आदि के कारण हो सकता है। आमतौर पर इस प्रकार की खराबी चिकित्सीय उपचार, शल्य चिकित्सा आदि से दूर हो जाती है। जो भी ध्वनि तरंगे हैं वह बाह्य कान एवं मध्य कान में रुकावट के कारण
ध्वनि तरंगे आंतरिक कान तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कान में अत्यधिक मैल का होना, बाह्य वस्तुओं का कान में चले जाना, कान में संक्रमण का होना, कर्णपटल में छेद होना आदि मुख्य कारण होते हैं, जिसके कारण बालकों को सुनाई नहीं देता है। इसे हम चलित श्रवण बाधिता के रूप में जानते हैं। यह बाधिता इस प्रकार की चलित श्रवण विकलांगता उपचार के द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से दूर हो जाती है। अब आता है दूसरा, संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता। संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता, इसमें बच्चों आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका में खराबी के कारण होती है। यह आंतरिक कान या श्रवण यंत्र में, श्रवण तंत्रिका में जब खराबी होती है, जिसकी वजह से ध्वनि तरंगे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब हमें सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती हैं, तब साधारणतः सुनने की अक्षमता पैदा होती है। यह ठीक न होने वाली श्रवण अक्षमता है। संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता मस्तिष्क तक सूचना न पहुंच पाने के कारण होती है। ध्वनि तरंगों का मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुंच पाने के कारण होती है, और यह बाधिता ठीक न होने वाली श्रवण अक्षमता है। किंतु कारणों का पता करके श्रवण यंत्र एवं विशेष प्रशिक्षण द्वारा इसे सहायता पहुंचाई जा सकती है। कभी कभी श्रवण यंत्र भी सुनने की क्षमता को नहीं बढ़ा पाते हैं, तब बच्चों को वैकल्पिक माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती है, और इस प्रकार की अक्षमता संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता का कारण है। कई बार मस्तिष्क में का क्षतिग्रस्त होना या किसी बीमारी के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में के नुकसान से मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों को नहीं सुन पाता है, जिससे कि संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता उत्पन्न होती है। इसके पश्चात आता है बच्चों संयुक्त श्रवण बाधिता। संयुक्त श्रवण बाधिता, जब चालित श्रवणहीनता एवं संवेदना तंत्रिका श्रवणहीनता दोनों ही उपस्थित हो, किसी बालक में चालित श्रवण बाधिता और संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता दोनों ही उत्पन्न हो, तब इसे हम संयुक्त श्रवण बाधिता कहते हैं, जिसमें प्रथम का तो उपचार संभव है। चिकित्सीय उपचार या शल्य उपचार के माध्यम से हम चालित श्रवण बाधिता को दूर कर सकते हैं, लेकिन संवेदना तंत्रिका श्रवण बाधिता का उपचार संभव नहीं है। इन दोनों के मिलाने से जो श्रवण बाधिता उत्पन्न होती है बच्चों, उसे संयुक्त श्रवण बाधिता कहते हैं। ये तो प्रकृति के आधार पे हमने आपको श्रवण बाधिता के विषय में समझाया। अब आता है श्रवण क्षमता के आधार पर। श्रवण क्षमता के आधार पर श्रवण बाधिता। बच्चे, आप सभी लोगों को ये पता है कि सबके सोचने, समझने, कार्य करने, तर्क करने, योग्यता एवं रुचियों में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार
प्रत्येक व्यक्ति की श्रवण क्षमता अलग अलग होती है। श्रवण विज्ञानी श्रवण क्षमता को नाप सकता है, जिसे ध्वनि तीव्रता डेसिबल एवं ध्वनि आवृत्ति मीटर हर्ट्ज में मापा जाता है। बहरेपन का एक स्तर होता है। कुछ बच्चे पूरी तरह से बहरे होते हैं, तो कुछ की आवाज सुनने की तीव्रता में अंतर होता है, अर्थात किसी को कम तो किसी को ज्यादा सुनाई देता है। श्रवण स्तर के आधार पे हम श्रवण क्षमता को विभाजित कर सकते हैं। कई भागों में हम इनको भी विभाजित कर सकते हैं। श्रवण क्षमता के आधार पे हम 4 प्रकार के श्रवण विकलांगता के विषय में बताएंगे। तो श्रवण क्षमता के आधार पर 4 प्रकार की श्रवण विकलांगता होती है बच्चों, जिसे हम अगली कक्षा में बताएंगे। अब हम टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम श्रवण क्षमता के आधार पे श्रवण विकलांगता के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। थैंक यू।